बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब थोड़ा सा डायरेक्शन तब्दील कर रही है, चूंकि हुकूमत अपने तौर पे कह रही है जी कि हमारी कनपट्टी के ऊपर गन रखी गई है। एक ये हुकूमत की कनपट्टी के ऊपर गन किसने रखी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल जो बातें की हैं, आज उससे मैंने आपको बताया था कि प्लान बी के ऊपर वो जा रहे हैं। और प्लान बी के अंदर क्या करेंगे वो कि बड़े फुल फ्लैश तरीके से प्रेशर बिल्ड करेंगे और अब थोड़ा सा वो खुल के खेलने की कोशिश करेंगे। पहले उनका ख्याल ये था कि हम मसलहत की तरफ वो जा रहे थे, या जिसको आप सालसी की तरफ, कोई बातचीत की तरफ, सुलह की तरफ। अब तहरीक इंसाफ थोड़ा सा और तरफ चली गई है। खान साहब ने कल इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके बात की थी। आज इतवार के रोज आमतौर पर सियासी सरगर्मियां नहीं होती, छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब आज सुबह सवेरे अब से थोड़ी देर पहले आए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इदारों को जो है वो मुखातिब किया है। और इदारों के अंदर मुखातिब करने का मतलब यह है कि उन्होंने सुर्ख झंडा या सुर्ख झंडी लहरा दी है। उसका मतलब होता है फुल स्टॉप, उसका मतलब होता है क्वेश्चन, उसका मतलब होता है पूछना, उसका मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी। वो क्या बात करें, फवाद चौधरी साहब ने अब से थोड़ी देर पहले ये कहा है कि देखें, हम यानी सियासी जमातें, उनका कहने का मतलब था कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो इस वक्त मुख्तलिफ इदारे हैं वो नॉन इलेक्टेड इदारे। जाहिरी बात है नॉन इलेक्टेड इदारों से मुराद वो पावरफुल क्वार्टर्स की बात कर रहे हैं, जो जाहिरी बात है इलेक्टेड तो नहीं होते, ना ही वो इलेक्टेड के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के नॉन इलेक्टेड इदारे लोगों की आवाज की नुमाइंदगी नहीं करते। ये बड़ा एक भारी बयान है कि अवाम की नुमाइंदगी आपके पास नहीं है। अवाम की नुमाइंदगी किसके पास है? वो कहते हैं कि ये सियासी जमातें अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, लिहाजा जहां नॉन इलेक्टेड इदारों की इज्जत है, उन्हें सियासी जमातों को भी अहमियत देनी चाहिए। एक तो उन्होंने ये बताया कि भाई आप नुमाइंदे नहीं है, दूसरा सिर्फ आपकी इज्जत नहीं है, इस मुल्क की सियासी जमातों की भी इज्जत है। सियासी जमातों का मतलब है सियासी लीडरशिप की भी इज्जत है। उससे आगे वो कहते हैं कि यूं तवाजुन बिगड़ जाता है, जब तवाजुन बिगड़ जाए तो मुल्क नहीं चल सकता। जरूरी है कि इदारा जाती तवाजुन बरकरार रहे। अब यह बात इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ा सा खुल के, ये अच्छा है पाकिस्तान के अंदर जो एवोल्यूशन, पॉलिटिकल एवोल्यूशन है, इर्तिका का जो अमल है कि डिबेट इवॉल्व हो रही है। अब इदारों के, सियासी जमातों के रोल की बात हो रही है, दोनों की डोमेन्स क्या हैं, किस किस डोमेन के अंदर रह के कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस क्या कहती हैं। तो ऐसे में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और तहरीक इंसाफ के अंदर अभी तो इमरान खान से आपका वास्ता पड़ना है। इमरान खान तो अब खबरें, मैं आपको लतीफ़ा सुना देता हूं कि कुछ ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा बनाया गया है, और मुकदमा यह है कि तौहीन पराठा की कुछ दफात लगाई जा रही हैं, और बताया यह जा रहा है कि उन्होंने पराठे को गर्म चाय के अंदर डबो के बहुत जुल्म किया। ये पराठे की तबीयत के ऊपर बहुत नागवार गुजरा होगा, तो इसलिए इमरान खान के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की जाए। ये चूंकि इमरान खान के खिलाफ बहुत ज्यादा एफआईआर हैं, कोई मौका छोड़ते नहीं है। तो आज हमारे दोस्त लिख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि तौहीन पराठा की जो रात को उन्होंने उसके अंदर डबो के खाया, तो उस वजह से भी कोई मुकदमा ना दर्ज करना पड़ जाए। फिर लोग बहुत सारे मरीम नवाज के हवाले से कह रहे थे कि अब मरीम नवाज ने अपनी जमात को टास्क दे दिया है कि मैंने रोड पे निकलना है, कोई ढाबा ढूंढा जाए और वहां पे फिर कुछ बच्चे भी खड़े किए जाएं जिनके ऊपर मैं वो दस्तखत करूं, क्योंकि खान साहब रात को भी अपने ऑटोग्राफ दे रहे थे। तो एक तो बच्चों को ऑटोग्राफ मैंने देने हैं, फिर वहां पे मैंने चाय पीनी है, और वो चूंकि मालूम हो सके कि मरीम नवाज भी उतनी ही अवामी लीडर हैं जितने इमरान खान है, तो ये एक मामूल की कार्रवाई। लेकिन इमरान खान से तो मुकाबला करेंगे आप बाद में। अभी तो इमरान खान का एक खिलाड़ी है जो भारी पड़ गया है, और वो है परवेज खटक। आज फवाद चौधरी साहब ने एक दिलचस्प बात की, कहने लगे कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इस वक्त मुल्क के अंदर जो बहरान है, आपने अवाम के पैसे लगवा दिए और 2 दिन पहले आपने इलेक्शन मुलतवी कर दिया। उनका ये जो बहरान है, इसकी जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं। जिसका बंद कमरों का मतलब ये नहीं है कि कमरे खोल के फैसले करें, उनका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि फैसले इलेक्शन कमीशन में नहीं हो रहे, कहीं और बंद कमरों में फैसले होते हैं, और इलेक्शन कमीशन उन फैसलों को सुनाता है। ये मुबैना तौर पर उनका इल्जाम है जो आज उन्होंने वहां पे सुनाया। अब इस बात के ऊपर आते हैं परवेज खटक वाले मामले के ऊपर। परवेज खटक को लेके बहुत सारी बातें की जाती हैं,
उनके किरदार को लेके या जितनी वो सख्ती से बात करते हैं, जिस तरह अभी हाल ही में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जब कोशिश उन्होंने की तो लोग बनी गाला के बाहर इकट्ठे हो गए। हमारे दोस्त नुमान है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या इमरान खान को ये गिरफ्तार कर लेंगे? उनका इनका बाप भी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब परवेज खटक की सियासी बसीरत मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने पूरे के पूरे पीडीएम के प्लान को नाकाम बनाया। जब इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए थे जो कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बहाल कर दिए हैं। अच्छा, ये भी एक मुनफरद वाकया है कि पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमने इस्तीफे दे दिए हैं, अदालतें इलेक्शन कमीशन कहते हैं नहीं आप वापस आए, आपके इस्तीफे कबूल नहीं हुए। जब 11 इस्तीफे कबूल किए तो परवेज खटक का यह मशवरा था इमरान खान को कि इस पॉलिटिकल प्रेशर को पॉलिटिकली काउंटर करेंगे तो इनके पास कोई तोड़ नहीं होगा, इसलिए आप तमाम नशिस्तों के ऊपर खुद उम्मीदवार बन जाएं क्योंकि आपको तो कोई रोक टोक नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन का ऐसा कानून है। तो ये बुनियादी तौर पे परवेज खटक का कमाल था जो आज अजहर मिशवानी साहब भी बता रहे थे। उन्होंने ट्वीट भी इसके ऊपर किया कि पूरे पाकिस्तान में चुन के हल्के इन्होंने किए थे कि हम चारों सूबों के अंदर ये सारा कुछ करेंगे। तो लेकिन परवेज खटक के इस शानदार मशवरे की वजह से ये इतने खौफ में मुब्तला हो गए हैं कि ये उस पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस से ही भाग गए हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, राना सनावला ने रात को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में कहा था देखें अब मुमकिन नहीं है अक्टूबर नवंबर के अंदर इलेक्शन, और उसकी वजह क्या है कि सैलाब है। अब खान साहब को यकीन दहानियां करवाई जा रही हैं कि हमें अपॉइंटमेंट करने दें, उसके बाद हम इलेक्शन करवा देंगे। जरा मैं अपॉइंटमेंट वाला मामला भी है बता देता हूं आपको कि जरदारी ने शरीफ खानदान को 2 ऑप्शंस दिए हैं। उन 2 ऑप्शंस में से एक ये है कि जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए। ये फयाज राजा साहब की खबर है, मैं आपके तक पहुंचा रहा हूं, चूंकि क्रेडिट उनका है तो उनको बताना बहुत जरूरी है। जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दीजिए, पहली ऑप्शन ये है। और इससे होगा क्या कि ये एक्सटेंशन जाएगी मई के महीने तक, यानी नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने की। इस दौरान अप्रैल के महीने में जनरल फैज अमीन जो 4थे नंबर के ऊपर है सीनियरिटी लिस्ट में, वो रिटायर हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर ये काम नहीं करना तो जनरल फैज से नीचे, यानी जो आप ये समझे कि 5वें या 6ठे नंबर के ऊपर, आपने एक बात देखी होगी कि ख्वाजा आसिफ टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे थे टॉप 5 जनरल का पैनल बनेगा। इत्तेजाज एहसन ने टीवी शो के अंदर बैठ के कहा कि जीएचक्यू सिर्फ 3 नाम भेजता है और ये जिनको अपॉइंट करना चाहते हैं उसके अंदर 3 नाम नहीं है, यानी जनरल फैज अमीन 4थे नंबर के ऊपर है। तो इसलिए इनकी ख्वाहिश ये है कि 5 नंबरों का पैनल आए। अब इसकी क्या वजह है कि जनरल फैज से जूनियर आर्मी चीफ लगाने की क्या वजह हो सकती है, ताकि वो समझे कि सुपर सीड होने की वजह से वो रिटायर हो जाए, क्योंकि आर्मी में आमतौर पर रिवायत की होती है कि आप अपने जूनियर के अंडर काम नहीं करते। जब आपसे जूनियर जर्नल कोई भी आर्मी चीफ बनता है तो सीनियर आता है, उसको वो सल्यूट करता है, मुबारकबाद देता है, सलाम देता है और घर अपना इस्तीफा देके चला जाता है। ये रिवायत शुरू से होती आ रही है। अब उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि जनरल फैज की ऑप्शंस को रोकना है, हर सूरत रोकना है, क्योंकि इनका ख्याल यह है कि अगर हमने पहले 3 सीनियर जर्नलों में से लगाया तो इसका मतलब ये होगा जनरल फैज उनसे जूनियर होंगे, वो काम करते रहेंगे। अगर वो काम करते रहें तो अगर अप्रैल के अंदर इलेक्शन हो गए या अप्रैल के पहले पहले इमरान खान इलेक्शन हो गए तो इमरान खान इक्तदार में आके आर्मी चीफ को तब्दील कर सकते हैं। एक वजह यह है क्योंकि वो किसी भी वजीर आजम का इख्तियार है। अच्छा, अब इस बात के हवाले से नवाज शरीफ ने जरदारी साहब से पूछा है कि आप ये बताएं कि क्या गारंटी है कि अगर जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दे दी जाए तो उसके बाद अप्रैल से पहले कहीं इलेक्शन का माहौल नहीं बन जाएगा। जिस पे उन्होंने कहा कि देखें वो एक अलग बात है, इलेक्शन हो या ना हो वो एक अलग डिबेट होगी, जनरल फैज अमीद का जो चांस है वो 0 हो जाएगा, वो कम से कम आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे उस सारी सूरत हाल के अंदर। तो ये असल में उसके बाद जनरल आमिर जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे इनके जरदारी साहब के और जो मौजूदा डीजी ISI नदीम अंजुम साहब हैं वो भी सीनियरिटी लिस्ट के अंदर आ जाएंगे अगर ये सारा कुछ होता है। अब ये सूरत हाल इसलिए है कि इलेक्शंस का मामला है जो मैं आपको असल में बता रहा था कि आज ख्वाजा साद रफीक ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि गन पॉइंट पर कबल इंतखाबात करवाने का मुतालबा नहीं माना जा सकता, और उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली और तबाहाल मैशर की बेहतरी के बाद इलेक्शन का सोचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन है जो इस हुकूमत की कनपटी के ऊपर बंदूक रख रहा है, कौन है जो इनको मजबूर कर रहा है कनपटी के ऊपर रख के। इमरान खान तो बंदूक के कायल नहीं है, ना वो इस पोजीशन के अंदर है, वो तो अवाम को निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि गेम चल रही है, अब हुकूमत के लोग बोलना शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद एक और बात शेख रशीद की सुन लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि तनाव और खिंचाव बहरान पैदा करेगा। इमरान खान की जीत के डर से 11 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं, सिर्फ इलेक्शन ही हल है। वो तो बता रहे हैं कि PDM में फूट पड़ चुकी है, और उन्होंने कहा कि अदलिया की दानिशमंदी अनकरीब इलेक्शन करवाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। खुदा हाफिज।